आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक में राहुल ने कैसे चला बड़ा दांव। एमपी में प्रियंका गांधी की एंट्री से परेशान बीजेपी की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से डरी बीजेपी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगे बड़े झटके के। साथ ही जानेंगे कैसे पहलवानों के मुद्दे पर बुरी फंसी मोदी सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मोदी सरकार पर बरसे केजरीवाल की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का दावा, कर्नाटक की 5 गारंटियां दूसरे राज्यों में भी लागू कर सकती है कांग्रेस। विपक्षी मोर्चा होगा मजबूत, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का दावा। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी होंगे विपक्षी एकता की बैठक में शामिल। चक्रवात बिपरजॉय के सौराष्ट्र कच्छ तट पर पहुंचने का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारतीय टीम को मिली मात, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 209 रनों से हराया। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में आज से महिलाएं मुफ्त में बस यात्रा कर सकेंगी। कर्नाटक में राहुल गांधी का ये बड़ा वादा पूरा हुआ है। कर्नाटक की सत्ता में आने से पहले राहुल गांधी ने जनता से 5 वादे किए थे, जिन पर कांग्रेस तेजी से काम कर रही है। राहुल के इस दाव से बीजेपी बैकफुट पर है, तो कैसे राहुल ने आधी आबादी को साफ कर बीजेपी को किया परेशान, देखते हैं ये। राहुल गांधी ने कर्नाटक में वो दाव चला था जिससे बीजेपी का चुनावी गणित पूरी तरह से धराशायी हो गया था। राहुल ने कर्नाटक में आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए कई वादे किए थे, जिसमें से एक वादा महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का था, और इस वादे को राहुल गांधी ने आज पूरा कर दिया है। शक्ति योजना के तहत अब महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसको लेकर राहुल ने कर्नाटक महिला के साथ अपनी सेल्फी साझा करते हुए कहा है कि आज से कर्नाटक में हर महिला की ये बस यात्रा निःशुल्क। एक और गारंटी हुई पूरी, महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक बचत हमारी जिम्मेदारी, उनका अधिकार पूरा करेगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के इस वादे की पूरा होने से उसे आने वाले चुनावों में बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक के बाद अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की नजर महिला वोटरों पर रहेगी। आज कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खुद अपने हाथों से महिलाओं को मुफ्त टिकट दिया, जिससे महिलाएं काफी खुश नजर आई। कर्नाटक कांग्रेस के कंडक्टर बने सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने केएसआरटीसी और बीएमटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की ये शक्ति योजना के लॉन्च के दौरान मुफ्त में पास बांटी, महिलाओं को सशक्त बनाए, वादा किया, वादा पूरा किया। महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने से पहले कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि पिछले 30% महिलाएं बस से यात्रा करती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में महिलाओं ने बस में यात्रा करना कम कर दिया था। सिर्फ 24% महिलाएं ही बस में यात्रा करती थी। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि महिलाएं अपने घरों से निकलें। सीएम ने आज बस यात्रा करके महिलाओं को खुद पास दिया। इस दौरान महिला के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती थी। कर्नाटक जीत ने कांग्रेस में नया जोश भर दिया है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जोश में है। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को भार देना शुरू कर दिया है। कल प्रियंका गांधी जबलपुर से कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद करने वाली है। प्रियंका के स्वागत में बैनर पोस्टरों से पूरे जबलपुर को पाट दिया गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक और हिमाचल तो एक झांकी है, मध्य प्रदेश अभी बाकी है। प्रियंका गांधी के जबलपुर आगमन पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस तरह के नारे लिखे पोस्टर जबलपुर शहर में जगह जगह देखे जा सकते हैं। नर्मदा किनारे की नगरी मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में प्रियंका गांधी के स्वागत और कांग्रेस का दम दिखाने की तैयारियां पूरी हो गई है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर जबलपुर में नर्मदा पूजन के साथ प्रियंका गांधी कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। पिछले विधानसभा चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा की थी, जिसका फायदा कांग्रेस को चुनावी जीत के तौर पर मिला था। इस बार भी कांग्रेस नर्मदा फैक्टर का लाभ लेने में जुटी है। नर्मदा पूजन के बाद प्रियंका गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगी और इसके साथ ही वीरांगना रानी
दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पर भी जाई। खबर है कि प्रियंका भंवरताल उद्यान में स्थापित रानी दुर्गावती की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित करे। इस दौरान आदिवासी लोक संस्कृति की झलक नजर आएगी। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर जाकर कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को साध सकती है। यहाँ के गौंड आदिवासी रानी दुर्गावती पर बहुत श्रद्धा रखते हैं। कांग्रेस ने 2018 में महाकौशल में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 13 में से 11 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली थी। इस बार भी कांग्रेस आदिवासी वोट पर अपनी पकड़ खोना नहीं चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी क्या मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की तरह कांग्रेस की सत्ता वापसी करवाएंगी। एमपी में प्रियंका गांधी की एंट्री से बीजेपी परेशान है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी उद्धव ठाकरे से परेशान है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना में फूट डालकर शिंदे गुट के साथ गठबंधन सरकार तो बना ली, लेकिन बीजेपी के दिल से अब तक उद्धव ठाकरे का खौफ नहीं गया। सजराल का दावा है कि बीजेपी आज भी उद्धव ठाकरे से डरती है। क्यों, देखते हैं ये रिपोर्ट। अमित शाह ने शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में उद्धव ठाकरे पर धोखा देकर कांग्रेस एनसीपी की गोद में बैठने का आरोप लगाया और कहा कि ठाकरे ने वादा किया, जिस पर अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा है कि नांदेड़ में अमित शाह 20 मिनट के भाषण में 7 मिनट उद्धव ठाकरे पर ही बोले, जिसका मतलब है कि मातोश्री का दबदबा अब भी कायम है। अमित शाह पर इशारा साधते हुए संजय राउत ने कहा कि शिवसेना पार्टी तोड़ दी गई और धोखेबाज लोगों को पार्टी का नाम और चिन्ह दे दिया गया। इसके बाद भी ठाकरे और शिवसेना का डर दिख रहा है। ये डर अच्छा है। आपको बता दें कि अमित शाह ने शनिवार को नांदेड़ में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मैं और देवेंद्र जी बातचीत करने गए थे। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत अगर एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। जब एनडीए जीत गई तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। दरअसल शिवसेना और बीजेपी ने इस साल 2019 का महाराष्ट्र चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर सहमति नहीं बन पाई। शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। बीजेपी ने एनसीपी के अजित पवार को अपनी ओर मिलाकर सरकार बना ली, लेकिन उसकी उम्र भी अधिक नहीं रही। इसके बाद शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना को साथ लेकर महाविकास आघाड़ी के गठन में अहम भूमिका निभाई और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई। लेकिन इस सरकार को बीजेपी ने शिवसेना में वोट डलवाकर गिरवा दिया। अब शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी उद्धव ठाकरे से अलग तो हो चुकी है, लेकिन उसे डर है कि अगले साल होने वाले चुनाव में उद्धव ठाकरे उस पर भारी पड़ जाएंगे। अमित शाह के भाषण में उद्धव ठाकरे का जिक्र उसके डर को दिखाता है। डरे हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, जिसकी आहट से राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया है। सत्ता पर काबिज बीजेपी के हालात राज्य में काफी चिंताजनक हैं, तो वही कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। इस बीच कांग्रेस से बीजेपी में गए कई नेता घर वापसी करने वाले हैं, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका लगने वाला है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल तेज हो गया है। बीजेपी के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है, नाराजगी खुलकर दिखाई दे रही है। कई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हलचल उन नेताओं के बीच भी दिख रही है जो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। अधिकांश नेता वापसी की कोशिश में जुटे हैं। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल होने के बाद सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कोलारस विधानसभा क्षेत्र में दशकों से ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक बैजनाथ सिंह यादव अपने पूरे कुनबे के साथ कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। बैजनाथ यादव की घर वापसी के लिए कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल होंगे। यादव की माने तो गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र के हजारों लोग उनके साथ घर वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत भदौरिया ने कहा है कि बैजनाथ यादव की वापसी से कांग्रेस शिवपुरी जिले में मजबूत होगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को इसका फायदा होगा। यानी बैजनाथ की कांग्रेस में वापसी से सिंधिया को बड़ा झटका लगा है। वही प्रियंका गांधी कल जबलपुर में महारैली करने जा रही हैं। इस रैली से भी बीजेपी परेशान है। वैसे मध्य प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। बीजेपी के नेता ही आरोप लगा रहे हैं कि सिंधिया के आने से पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान हुआ है। वही अब बैजनाथ की घर वापसी से भी सिंधिया घाटे में है। सिंधिया को हुए इस नुकसान से बीजेपी भी मुश्किल में है। मुश्किल में तो बृजभूषण भी है।
पहलवानों के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों से ब्रजभूषण पर लगे आरोपों के सबूत तलब किए हैं, जिसका दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन फिर से शुरू होने वाला है। हरियाणा के सोनीपत में शनिवार को पहलवानों की महापंचायत हुई है। इसमें कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फिर से चर्चा हुई। इस महापंचायत में भारत के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 15 जून के बाद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए हम जंतर मंतर पर फिर से विरोध शुरू करेंगे। वही साक्षी मलिक ने कहा है कि हम एशियन गेम्स में तभी भाग लेंगे जब ये मामला सुलझ जाएगा। पहलवान बजरंग पूनिया ने सोनीपत में हुई महापंचायत में साफ कर दिया है कि 15 जून के बाद हम ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जंतर मंतर पर फिर से आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन अभी जारी रहेगा। बजरंग पूनिया ने यह भी कहा कि बैठक में अपने समर्थकों के बीच सरकार के साथ हुई बातचीत का लेखा जोखा रखेंगे। महापंचायत में जो फैसला होगा उस पर चर्चा की जाएगी। इधर आज महिला पहलवानों के आरोप से घिरे बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूपी के गोंडा में बड़ी रैली कर अपनी ताकत दिखाई। इससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया। रैली में अपने संबोधन की शुरुआत ब्रजभूषण ने शेर और शायरी से की। ब्रजभूषण ने कहा कि कभी यश कभी गन, कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मीडिया पर भी कटाक्ष किया और कहा कि मीडिया वाले मुझे बड़ी तिरछी नजरों से देख रहे हैं। पहलवानों के मुद्दे पर मोदी सरकार दबाव में जरूर है, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन लेने से हिचक रही है। इधर राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट एक्शन में नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस के दिवंगत नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर दौसा में एक बड़ी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने दूसरी पार्टी बनाने वाली बात पर बयान दिया है। तो क्या कहा है सचिन पायलट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले इस साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस के दिवंगत नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर दौसा में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित किया। हालांकि पायलट ने इस मौके पर नई पार्टी के ऐलान की चल रही अटकलों को लेकर कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने राजस्थान में स्वच्छ राजनीति का आह्वान किया। सचिन पायलट ने कहा कि मैंने युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बात की है। यहाँ के लोगों ने हमेशा मेरा समर्थन किया है। मेरी आवाज कमजोर नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। देश को सच्चाई की राजनीति की जरूरत है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के कथित मामलों को लेकर रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर फिर से निशाना साधा। पायलट ने कहा कि इसमें समय लग सकता है, लेकिन लोगों के साथ न्याय होगा। ये सही कहा गया है कि हर गलती की सजा मिलती है। सबसे बड़ा न्याय भगवान द्वारा दिया जाता है। आज नहीं तो कल न्याय जरूर होगा। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से ये कयास बताई जा रही थी कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, जिससे बीजेपी को झटका लगा है। और बुलेटिन के आखिर में बात सीएम केजरीवाल की। दिल्ली के रामलीला मैदान में लंबे वक्त के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने रैली की। इस रैली में उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ एक बार फिर पीएम मोदी को चुनौती देते हुए उन्हें अहंकारी और सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाला प्रधानमंत्री करार दिया है। और क्या कुछ कहा है केजरीवाल ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर महारैली को संबोधित किया। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बुलाई गई रैली में अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि कई साल बाद आज हम रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। 12 साल पहले करप्शन के खिलाफ इकट्ठा हुए थे और आज इस देश से एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। हमारे पास एक मनीष सिसोदिया ही नहीं, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया है और 100 सत्येंद्र जैन है। आप एक को जेल में डालोगे तो दूसरा काम करने आ जाएगा, लेकिन दिल्ली में विकास के काम नहीं रुकेंगे। आगे पीएम मोदी पर केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा, आप हिंदी दैनिक पेज 3 समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल पेज 3 न्यूज को देख रहे हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए हम आपके आभारी हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने का कष्ट करें। चैनल देखने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद।